नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के एक रिपोर्टेबल जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं, जो कि अभी 7 सितंबर 2021 को ही एक क्रिमिनल अपील में दिया गया था। इस क्रिमिनल अपील को एक पीड़ित महिला के द्वारा फाइल किया गया था। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस केस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या थे। जिला बलिया के किसी एक गांव में कृपा शंकर शुक्ला उर्फ बजरंग शुक्ला नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन 28/10/1995 को एक व्यक्ति की लाश मिली, जो कि कुएं में पड़ी हुई थी। तो जब पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस पक्ष के द्वारा एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार की गई और जिसमें कई प्रकार की लापरवाहियां की गई। मसलन जो भी मृतक है उसके बारे में जो जानकारी जुटाई जा सकती थी वो भी उन्होंने नहीं जुटाई। जो उनके घर वालों से जानकारी ली जा सकती थी उनके स्टेटमेंट्स भी नहीं लिए गए। इसमें जो SHO थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उनके द्वारा ये कार्य किया गया कि इंटॉक्सिकेशन यानी कि शराब पी हुई अवस्था में ये डिसबैलेंस होकर कुएं में जाकर गिर पड़े, उन्हें होश हवास नहीं था। इस तरह का केस बना के बात को ख़त्म करने की कोशिश की गई और किसी अनहोनी को इन्होंने नहीं समझा। जबकि गांव के कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को करीब 2 दिन पहले कुछ लोगों के साथ रात में देखा था और उसके बाद उसे कभी देखा नहीं गया। यानी कि उसका जो लास्ट सीन था, जो आखिरी बार वो देखा गया था, वो कुछ लोगों के साथ देखा गया था पब्लिक के द्वारा, जो गांव के लोग थे उनके द्वारा। जो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया जा रहा था और साथ ही साथ जो दूसरे डॉक्टर हैं, इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं मिली भगत को अंजाम दिया कि इनकी इस थ्योरी को, जो इन्होंने कहा कि इंटॉक्सिकेशन यानी कि एल्कोहलिक होने की वजह से ये अपने आप गिर पड़े और इनकी डूबने से, पानी में डूबने से मौत हो गई। इसी बात की पुष्टि करने के लिए जिन डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, उन्होंने उसमें डूबने को ही मृत्यु का कारण बता दिया। तो जब ये चीज़ सामने आई तो जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले लोग थे, वो भी हतप्रभ थे। साथ ही साथ जो घर के परिवारीजन थे, जो पीड़ित महिला हैं, जिन पत्नी हैं, और उनके द्वारा निश्चित तौर पे ये बिल्कुल अस्वीकार था। और फिर इधर उधर जो एप्लीकेशंस दी गई और इस बात के लिए मांग की गई कि इसको निष्पक्षता से जांच कराई जाए। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण की जांच CBCID से कराई जाए और ये उनको ही सौंप दिया गया मैटर। और जब ये मैटर CBCID को पहुंचा तो CBCID ने अपने स्तर पर पूरी जांच पड़ताल की और उन्होंने पोस्टमार्टम भी कराया। तो अब की बार जो पोस्टमार्टम किया गया, उनके मुताबिक तक की जो मृत्यु है वो पानी में डूबने से नहीं हुई है, बल्कि उसके फेफड़े संकुचित हो गए थे, उसकी वजह से मृत्यु हुई है और लंग्स में पानी भी नहीं पाया गया। तो यानी कि ये मृत्यु का जो कारण बताया गया था कि डूबने से हुई है, ये तो सरासर गलत साबित हो गई। उस डॉक्टर पे जिसने ये रिपोर्ट दी थी कि मृतक की मृत्यु जो हुई है वो डूबने के कारण हुई है, उसके खिलाफ और सब इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे पहले इस केस में, जिन्होंने शराब पीकर कुएं में गिर जाने वाली बात सामने लाई थी, इस तरह का केस जो बनाया था, तो उन दोनों लोगों के खिलाफ धारा 201, 120B और धारा 218, ये 3 धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर भी FIR की गई थी। निचली अदालत के द्वारा आरोपियों को दोषी पाया गया और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की गई, गांव वालों से पूछताछ की गई। तब ये पता चला कि कुछ लोगों के साथ
उसे रात में देखा गया था, उसके बाद कभी किसी ने नहीं देखा। तो उन लोगों के नाम सामने आए तो वो एक तरीके से आरोपी गण निकले और सीबीसीआईडी ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आरोप पत्र दाखिल करते हुए न्यायालय को सौंप दिया। फिर न्यायालय ने उसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 149, धारा 120B और 201 के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध ट्रायल किया गया। और जब ट्रायल चल रहा था तो गांव के ही लोगों ने ये बताया कि इस तरीके से इन लोगों को हमने उस मृतक के साथ देखा था। तो ऐसे में आरोपियों के द्वारा एक और कार्य किया गया, वो यह था कि इन्हें धमकाया गया, डराया गया, जिसके लिए अलग से धारा 504, 506 भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो न्यायालय के द्वारा आरोपियों को दोषी करार दिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा उनके द्वारा सुनाई गई। अब आजीवन कारावास की जब सजा सुनाई दी तो ऐसे में इन्होंने उसके खिलाफ क्रिमिनल अपील उस आदेश के खिलाफ कर दी और वो हाई कोर्ट में सारे आरोपी अपनी क्रिमिनल अपील लेकर पहुंच गए और उनका यही कहना था कि इसमें आरोपियों को गलत सजा दी गई है, इस तरह की बात कहकर ही अपनी बात रखी गई। अब क्रिमिनल अपील पेंडिंग चली रही थी कि इसी दौरान इन्होंने बेल एप्लीकेशन मूव करी और जब बेल एप्लीकेशन मूव करी तो उस बेल की सुनवाई में एक आरोपी को बेल दे दी गई, हाईकोर्ट के द्वारा एक बेल दे दी गई और उस बेल के मिल जाने के बाद 3 अन्य लोगों ने भी अपनी अपनी बेल एप्लीकेशंस मूव करी कोर्ट के सामने और पैरिटी का हवाला देते हुए कि चूंकि कोई एक्यूज की बेल हो चुकी है तो हमारा भी वही केस है, आप मेरे को भी छोड़ दीजिए। तो उन्हें भी बेल दे दी गई उसी के आधार पर। तो चूंकि इन्हें बेल दे दी गई थी और ये बेल देने के कारण जो पीड़िता महिला उच्चतम न्यायालय में इस क्रिमिनल अपील के माध्यम से जो आई थी वो इसकी यही गर्भांश थी। हाईकोर्ट के द्वारा ये गलत किया गया, हाईकोर्ट को ये बेल नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और इतने कैजुअल तरीके से ये काम नहीं होना चाहिए था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब ये मैटर को सुना तो सारे पक्षों को सुना गया तो उसमें सबसे पहले तो पीड़िता महिला के अधिवक्ता की तरफ से जो बातें कही गई वो बताई गई, जिसमें कि उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा, एक तो ये बेल केवल 8 महीने के अंदर ही दे दी गई है, जबकि ट्रायल कोर्ट के द्वारा इन्हें दोषी करार दिया गया और इनके खिलाफ गवाहों को धमकाने के लिए अलग से 2 एफआईआर की जा चुकी हैं। तो इनका जो कंडक्ट है वो भी बड़ा ही गलत है। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा तो उसे बड़ा दुख हुआ ये कहते हुए कि ये जो निर्णय दिया गया है इस निर्णय में ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर पार्टियों के द्वारा सबमिशंस क्या किए गए हैं और वो भाग कौन सा है जिसमें सबमिशंस हैं, जिसमें लोगों ने अपने अपने तर्क रखे हैं, वो भाग कौन सा है और न्यायालय के द्वारा किस आधार पर ये कार्य किया गया है, ये बेल दी गई है, तो उसका रीजन क्या है उसको कहीं समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर है। तो इस तरह से न्यायालय को ये देखने में आया, उच्चतम न्यायालय ने ये देखा कि जो न्यायाधीश निर्णय करते हैं उस निर्णय में मूलभूत चीज़ें अवश्य होनी चाहिए और उन्होंने उस बारे में बहुत सारी डिटेल में बात की और उन्होंने यहाँ पर बताया कि जजमेंट को किस तरह होना चाहिए और इसको लिखने की जो कला है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने कोई केस किया है उस व्यक्ति के फेवर में
क्या उसे मिला है उसे ये तो पता चल जाए आसानी से। यानी कि वो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, तार्किकता से पूर्ण होना चाहिए और विधि विधान के अंतर्गत होना चाहिए। और पार्टियों के द्वारा जो कुछ भी रखा गया है उनके सामने तर्क के रूप में, उन तर्कों का कहीं ना कहीं एक समराइज्ड वे में डिस्कशन होना चाहिए न्यायालय के द्वारा, जो कि दिखाई नहीं पड़ता। प्रोसिक्यूशन का केस कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया गया, और जो डिस्कस किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 504-506 के अंतर्गत FIR की गई है, उसमें उन्होंने कह दिया कि ये कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने पाया कि ये बहुत ही सीरियस बात है। इसको कैजुअल वे में लेना ही नहीं चाहिए, इसको हल्के तरीके से लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के हत्या में दोषी करार दिए जाने के बाद उसके इनोसेंट होने का कोई प्रिजम्पशन नहीं लेना चाहिए न्यायालय को। कम से कम इतना तो ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ 8 महीने ही जेल में भी कटे, आजीवन कारावास दिया गया है, तो ऐसी क्या जल्दी थी। और साथ ही साथ इनके खिलाफ केसेस भी और चल रहे थे। 504-506 के अंतर्गत FIR 2 हो रखी थी, और उन्होंने इसको बहुत ही हल्के तरीके से लिया और उन्होंने कहा कि ये तो एक सिंपल नेचर का है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री कोई है नहीं पीछे की, इसलिए उन्हें बेल दे दी गई। तो कुल मिला के न्यायालय ने न्याय करते वक्त जो निर्णय देने की बात कही, उस निर्णय में क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात की, और साथ ही साथ मेरिट के संबंध में कहा कि पत्रावली पर इतनी चीज़ें मौजूद थीं कि यदि अगर उनको देखा जाता तो निश्चित तौर पे ये बेल देने में कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं थी। अंतिम रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये अपील अलाउ की गई, और इस अपील के अलाउ होने के बाद का सीधा अर्थ हुआ कि उनकी बेल जो अलाउ की गई थी हाईकोर्ट के द्वारा वो निरस्त कर दी गई, और उन्हें सरेंडर करने के लिए तुरंत कह दिया गया। और इस आदेश की कॉपी लर्नेड ट्रायल कोर्ट को भी भेजने का आदेश दिया गया, ताकि वो अगर वो नहीं आते हैं सरेंडर करने के लिए तो अपने आप नॉन अवेलेबल वारंट इशू करके वो इनको गिरफ्तार करके जेल में निरुद्ध करें। हालांकि उनके द्वारा ये कहा गया था कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के द्वारा ही ये हमें सज़ा दी गई है। आरोपियों का ये कहना था ना तो किसी ने हम लोगों को मर्डर करते हुए देखा और ना ही किसी ने बॉडी को डुबोते हुए देखा। ऐसी दोनों स्थितियों में सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्य के बेसिस पर हमें दोषी करार दिया गया है, जो कि चैलेंज किया है इन्होंने हाई कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि यहाँ पर सिर्फ बेल का मसला था तो उस बेल के मसले को तय कर दिया। बाकी उन्होंने कह दिया कि जो भी इसमें मेरिट पे अपील सुनी जानी है उसके लिए आप इससे अनइन्फ्लुएंस्ड रहें, इससे बिल्कुल प्रभावित ना हो। इस बात को सिर्फ बेल के संबंध में ही देखा जाए और अपना उसमें निर्णय दे, जो भी आपको पत्रावली पर समझ में आता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।